Hello everyone, good morning. This is Mahesh Shah from Surat. Welcome to my YouTube channel. This video is for Standard 8 Semester 2, Chapter 8, India Challenges and Solution, Part 2. So friends, in last video we talked about the overpopulation and illiteracy problem of our nation. In this video we are going to talk about the inflation and other challenges towards our country. So first of all, I would like to tell you that like the channel, subscribe the channel and press the bell icon. Okay. So inflation. First you have to understand about inflation, that what is inflation. So inflation is a sustained rise in the general level of price of goods and services in an economy over a period of time. As inflation rises, the value of every rupee you own decreases. Therefore, every rupee you own by a smaller percentage of goods and सर्विसेज. तो इन्फ्लेशन यानी प्राइस कांस्टेंट बढ़नी, जो भी कमोडिटी है उसकी. अब जब कांस्टेंट प्राइस बढ़ती है तो अल्टीमेटली हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू उतनी कम होती जाती है. तो कोई भी एक कमोडिटी जो आज की डेट में हम परचेस कर रहे हैं उसकी जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं और इन्फ्लेशन की वजह से वही कमोडिटी की प्राइस और बढ़ी, तो उसी प्रोडक्ट को उतनी ही क्वांटिटी में परचेस करने के लिए हमें और ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं. दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन. अब इन्फ्लेशन जो है उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों हैं. अगर बिल्कुल इन्फ्लेशन ना हो यानी कोई भी कमोडिटी की प्राइस ना बढ़े तो इन्वेस्टमेंट रेशियो कम हो जाता है, क्योंकि अगर प्रॉफिट ही नहीं होने वाला है तो कोई इन्वेस्ट भी नहीं करेगा. और एक्सट्रीम लेवल पर इन्फ्लेशन हो तो उसकी भी एडवर्स इफेक्ट होती है, क्योंकि इनकम सोर्सेज इतने रैपिडली नहीं बढ़ते हैं जितने की प्राइस बढ़ती है. अब यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ है कि इंडिया इन्फ्लेशन रेट, इंडियाज रिटेल प्राइस inflation rate claimed to 4.62% year on year in October 2019, the highest in the over a year. Inflation rose about the Reserve Bank of India's medium term target of 4% of the first term since July 2018. Inflation rate in India averaged 5.98% from 2012 until 2019, reaching an all-time high of 12.17% in November 2013 and a record level of 1.54% in June of 2017. तो इन्फ्लेशन का रेट हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा है. यानी अगर हम कुछ कंट्री की बात करें कि जहाँ पे कमोडिटी की प्राइस किस तरह से है, तो देखिए तुर्की में 12% के आजू बाजू है, मैक्सिको में 6% के आजू बाजू है, इंडोनेशिया में 5% के आजू बाजू है, यूके में 3% के ऊपर है. तो इंडिया में काफ़ी जो सिचुएशन है वो अभी कंट्रोल में है और चाइना और यूएस में हमसे भी कम है. ठीक है. तो यहाँ जितनी आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा उतनी आपकी करेंसी की वैल्यू कम होती जाएगी. तो अगर यूएस डॉलर के सामने इंडिया की रुपीस की कैलकुलेशन अगर हम करने जाए तो $1 इज इक्वल टू अराउंड 68 to 70 रुपीज़. एंड व्हाट इज़ द इफेक्टिव वन ऑफ द मेजर फॉर दैट इज़ इन्फ्लेशन. ठीक है. तो यहाँ पे एक टेबल है कि 5 साल पहले की अगर हम बात करें और आज की बात करें तो यहाँ से हमें कितने परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है वो पता चलेगा. तो अगर हम मिल्क की बात करें तो 5 साल पहले अगर आप ढूंढो कि मिल्क की प्राइस क्या होगी और उसको आज की डेट के साथ में कंपेयर करोगे, सो इट हैज़ फार डिफरेंसेस बिटवीन दैट. तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे ओवर पॉपुलेशन दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न ऑफ दैट. क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे कमोडिटीज़ की डिमांड भी बढ़ती है. अब प्रोडक्शन जो जितनी स्पीड से डिमांड बढ़ती है उतनी स्पीड से प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है. प्रोडक्शन नीड्स सम काइंड ऑफ टाइम, सम इंटरवल विल बी देयर. ठीक है. तो ये इंटरनल के ड्यूरेशन वो कमोडिटी की प्राइस एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ती जाएगी.
अब जब ऐसे इस तरह से प्राइस बढ़ती जाएगी तो उसको कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जैसे मिल्क की अगर बात करें तो 5 साल पहले आई थिंक 15 रुपीज़ लीटर या 500 ml मिलता था, या तो 25 रुपीज़ लीटर मिलता था। आज उसकी रेट है 50 रुपीज़, 60 रुपीज़, 70 रुपीज़। तो यहाँ पे हमें इसका इक्वेशन बना के हम इसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू 100% कितने परसेंट प्राइस इंक्रीज हुई है। ठीक है, वैसे ही क्लैरिफाइड बटर यानी प्योर घी, तो आप 5 साल पहले की उसकी प्राइस चेक करोगे और अभी की करोगे उसमें बहुत डिफरेंस है। वैसे ही ये सब कमोडिटी की प्राइस, पेट्रोल की बात देख लो कि भाई 5 इयर्स पहले 62 65 रुपीज़ होता था, आज की डेट में 82 के आजू बाजू हो गया है। सो द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एंड अदर नेसेसिटीज़ इज़ नॉन एज इन्फ्लेशन। ये इसकी डेफिनेशन है, ये आपको याद रखना है। A price rise is the commodities of daily use creates an adverse effect on human life, क्योंकि इनकम सोर्स उसके साथ में इतने नहीं बढ़ते हैं जितनी कमोडिटीज़ की प्राइस बढ़ती जाती है, एंड दैट क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस ऑन अ पर्सन's माइंड. Inflation causes stress for common men as it becomes tough for the middle class people and people with limited income to manage their basic expenses. The standard of living goes down. It has become difficult to combat inflation, and at times people have to compromise over certain commodities or facilities due to inflation. तो जब कोई भी commodity की price बढ़ती है, if you are not able to increase your income with that rate, then ultimately you have to sacrifice with your desire and demands. क्योंकि फॉर एग्जांपल बासमती राइस आप खाते हैं, अब बासमती राइस का प्राइस इतना बढ़ा पर आपके साथ में उतनी इनकम नहीं बढ़ी, दैन यू हैव टू डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ राइस. अब बासमती इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द राइस, पर अब हमारे पास उतना पैसा नहीं है तो हमें लोअर क्वालिटी की प्रोडक्ट परचेस करनी पड़ेगी. एंड दिस इज़ हाउ द इन्फ्लेशन डायरेक्टली इफेक्ट ऑन अ फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन ऑफ द ह्यूमन. अब इसको कैसे कर्ब किया जाता है, कर सकते हैं. इसके बढ़ने के रीजंस क्या है, तो करप्शन, होर्डिंग एंड ओवर पॉपुलेशन आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेशन. तो करप्शन होता है इसलिए ब्लैक मनी बढ़ता है. अब जिसके पास ब्लैक मनी होगा वो 10 रुपये की चीज़ का भी 20 रुपया दे के परचेस कर लेगा, तो ऑटोमेटिकली जब सामने वाले ट्रेडर को लगता है कि कस्टमर ज़्यादा पैसे देने के लिए रेडी है तो वो अपनी कमोडिटी की प्राइस बढ़ा देता है. होर्डिंग, कुछ लोग स्टॉक करके रखते हैं. फिर फेस्टिवल सीज़न में जैसे कुकिंग ऑयल है और फेस्टिवल सीज़न में वो स्टॉक मार्केट में लाते हैं और हाई प्राइस पे बैठते हैं, सेल करते हैं. और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ओवर पॉपुलेशन, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं तो डिमांड भी ज़्यादा होगी. यहाँ पे और भी एक है, कुछ सजेशन है, तो किस तरह से हम इसको हैंडल कर सकते हैं. तो बाय इन बल्क एंड स्टोर प्रोडक्ट्स हुज प्राइजेज आर लाइकली टू गो अप. आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ओनियन है या पोटैटो है या कुकिंग ऑयल है जिसकी प्राइस आगे जाके बढ़ने वाली है, देन यू हैव टू कीप इन अ स्टॉक विद दैट. इसलिए पुराने टाइम पे फूड ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था. अनदर है, कंज्यूमर शुड टेक एडवांटेज ऑफ एट्रैक्टिव ऑफर्स एट डिस्काउंट चेन्स. कहाँ पे कौन सी चीज़ के ऊपर कितना डिस्काउंट है वो भी आपको पता होना चाहिए. स्टार्ट कटिंग डाउन एंड डिस्क्रिशनरी कंजप्शन. अब हो सकता है, जो मैंने फिर 6th चैप्टर में शायद ये बोला था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिमांड. एक डिमांड विच इज़ नॉन एज द इमीडिएट डिमांड, यानी वो आपको कैसे भी करके वही टाइम पे फुलफ़िल करनी है. जैसे एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर ने मेडिसिन लिख के दी, हमें लानी ही पड़ेगी. दिस कंडीशन इज़ नॉट इन अवर कंट्रोल. बट उसके बाद वाली 2 जो डिमांड है वो हमारे कंट्रोल में. एक वी कैन डिले डिमांड, यानी आज जो चीज़ लेनी है हो सकता है उसका प्राइस ज़्यादा है तो वो डिले कर दो, जब उसकी प्राइस कम हो तब लो. एंड सेकंड इज़ वी कैन कैंसल डिमांड. जो चीज़ नेसेसरी नहीं है, जिसके बिना हमें चल सकता है, वो डिमांड को कैंसल कर दो. अगर वी प्लान आवर परचेजिंग with certain kind of parameters, then ultimately we can save ourselves from this inflation. Do comparison shopping. शॉपिंग करते हो तो कंपैरिजन करो, ज़रूरी नहीं है एक ही शॉप में आप गए वहाँ से ही आप परचेस कर लो. डाउनग्रेड इफ़ योर फेवरेट ब्रांड इज़ अ प्रीमियम
one and the category doesn't have match differentiation, तो जहाँ पे अगर आपकी जो पसंद है वो ब्रांड अगर कॉस्टली है पर यही चीज़ अगर आपको सस्ते में भी मिल रही है तो यू शुड चूज़ दैट. कंट्रोल योर कंजप्शन ऑफ हाई प्राइस आइटम्स, महंगी चीज़ें जो है वो यूज़ करना कम कर दो. यूज़ सब्सिट्यूएंट एंड पोस्टपोन कंजप्शन ऑफ सर्टेन आइटम्स, तो जैसे मैंने अभी बोला कि कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर दो, जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है उसको कैंसिल कर दो. जब आप इस तरह के स्टेप्स लेते हो तो इन्फ्लेशन की इफ़ेक्ट आपके माइंड पे नहीं होगी. इसके अलावा सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है पॉवर्टी. अब पॉवर्टी ये जितने भी कंटेंट आ रहे हैं वो एक्चुअली में 10th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स में बहुत डिटेल में आने वाले हैं और यही बात मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो पॉवर्टी इज़ द कंडीशन, ठीक है, एक कंडीशन को हम पॉवर्टी बोलते हैं और एक आदमी अगर होगा तो उसको हम पुअर बोलेंगे. तो पॉवर्टी के बहुत सारे टाइप हैं पर जो जेन्युइनली जो दो टाइप की बात होती है वो है ये वाली, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी. तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है? इट रिफर्स टू द स्टेट ऑफ सेवियर डिप्रीवेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स. एंड रिलेटिव पॉवर्टी इट इज़ डिफाइंड contextually as economic inequality in location और society in which people live. तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब में वो सामने आपको दिखेगा कि ये आदमी गरीब है. और रिलेटिव पॉवर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप नेशन में चलता है कि दुनिया में हर एक आदमी एक दूसरे के सामने गरीब होता है. जैसे मुकेश अंबानी एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं, पर अगर हम एलन मस्क की बात करेंगे तो एलन मस्क के सामने मुकेश अंबानी गरीब है. दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव पॉवर्टी. और एब्सोल्यूट पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलपिंग नेशन में आता है. कैसे है कि कोई एक पर्सन को अगर मिनिमम फूड और या तो मिनिमम उसकी इनकम नहीं है, सो दैट पर्सन इज़ नॉन एज द पुअर. और ऐसे बहुत सारे जब पुअर मिलते हैं तो वो सिचुएशन बन जाती है पॉवर्टी. ठीक है, अगर उसको एडवांस लेवल पे देखने जाए तो पॉवर्टी के टाइप इतने हैं: इकोनॉमिक पॉवर्टी, बॉडीली पॉवर्टी, मेंटल पॉवर्टी, कल्चरल पॉवर्टी, स्पिरिचुअल पॉवर्टी, पॉलिटिकल पॉवर्टी एंड सोशल पॉवर्टी. बराबर. तो ये अलग मेजरमेंट है, पर इकोनॉमी की कंडीशन के हिसाब से अगर देखने जाए तो ये दोनों को प्रीफर किया जाता है. अब पॉवर्टी क्या है तो ये डेफिनेशन है: पॉवर्टी इज अनदर मेजर चैलेंज फेस्ड बाय अवर कंट्री. A situation where a person is deprived of basic necessities like food, clothing, shelter, employment and medical facility is termed as poverty. तो जिनको ये सब फैसिलिटी, बेसिक फैसिलिटी नहीं मिल रही है उनको हम पुअर बोलेंगे. द परसेंटेज ऑफ पीपल इन गुजरात लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इज 14.7%. ये आपको याद रखना है. दिस विल बी आस्क्ड एज अ MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो अगर गुजरात की हम बात करें तो गुजरात में पॉवर्टी परसेंटेज 14.7 है. The criteria of poverty are set on the basis of purchasing capacity and level of income. तो यहाँ पे इनकम और एक्सपेंस को मेन दे आर द मेन पैरामीटर्स. ठीक है, अब इसके हिसाब से देखने जाए तो सिटी एरिया में एक पर्सन पर मंथ अगर 800 रुपीज़ अर्न नहीं कर रहा है, या तो उसको 2000 सिटी एरिया में अगर कोई पर्सन पर मंथ 1000 रुपीज़ अर्न नहीं कर रहा है और उसको पर डे मिनिमम अगर 2200 कैलोरी का फूड नहीं मिल रहा है तो ये पर्सन ऐसा बोला जाता है लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन. ठीक है, अब वैसे ही सिटी एरिया का ये मेजरमेंट है. वहाँ रूरल एरिया में अगर पर पर्सन 800 रुपीज़ पर मंथ अर्न नहीं कर रहा है और 2500 कैलोरी का फूड जिसको नहीं मिल रहा है तो वो पर्सन को हम बोलेंगे पर्सन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन. तो ये उसके मेजरमेंट है इनकम और एक्सपेंस के बीच में. अब यहाँ पे सिटी में इनकम ज़्यादा है और फूड जो है वो कम है 2200 कैलोरी और इनकम 1000 रुपीज़. वाई? बिकॉज सिटी एरिया इज़ मोर कॉस्टली देन द रूरल एरिया और यहाँ पे जो वर्क होता है वो इतना हार्ड वर्क नहीं होता है. और विलेजेस में अगर देखने जाए तो वहाँ इनकम कम दिखाई है और फूड जो मीन्स के एक्सपेंस जो है वो 2500 कैलोरी का दिखाया है. वाई? बिकॉज वहाँ पे हार्डवर्क करना पड़ता है, वहाँ पे इतना एक्सपेंस नहीं होता है. ठीक है, तो ड्यू टू द 5
5 years plan, education and medical facilities have become more accessible in India. तो 5 years प्लानिंग कमीशन, जिसका आज हमारा नाम है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इस नाम से अब ये जाना जाता है, और उसके जो चेयरपर्सन जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं। तो 2014 में मोदी साहब ने प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके नीति आयोग रखा था, जो हमारी कंट्री में 5 इयर्स का प्लानिंग करती है कि इकोनॉमिक के कौन से सेक्टर को डेवलप करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है, कितनी जॉब्स जनरेट करनी है, ये सब। ठीक है, तो वहाँ पे एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटी को हमने बहुत अच्छे से गवर्नमेंट ने उसके पीछे इन्वेस्ट किया। अब आज की डेट में कोविड जो कंडीशन है उसमें आज 11 फरवरी 2021 के हिसाब से इंडिया में 66 लोगों को 22 डेज में वैक्सीन दी गई। सो दिस प्रूव दैट आवर वैक्सीनेशन प्रोग्राम इज़ द बेस्ट प्रोग्राम इन द होल वर्ल्ड। हमारे पास जो ये बेसिक फैसिलिटी है, जितनी हम लोग जितना रैपिडली वैक्सीनेशन कर रहे हैं उतना और कोई कंट्री में नहीं हो रहा है। सो दिस प्रूव दैट आवर प्लानिंग कमीशन वर्क प्रॉपरली टू डेवलप दिस मेडिकल सेक्टर। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन ने मेडिकल और एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा इम्फासिस किया। मोर ओवर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज हैज़ क्रिएटेड लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी विच कॉन्सिक्वेंटली हैज़ रिड्यूस पॉवर्टी। जॉब भी बहुत डेवलप्ड हुई, आज के डेट में बहुत सारी जॉब है, पर मेन है कि एजुकेशन के साथ जो स्किल चाहिए वो स्किल होनी चाहिए, तब जाके हम वो जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं। पर अपॉर्चुनिटीज़ अब बहुत ज़्यादा है। 1990s के पहले इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, तो हमारे यहाँ पॉवर्टी रेशियो भी बहुत ज़्यादा था। पर इफ़ वी कंपेयर विद द डेवलपिंग नेशन, तो उनके सामने आज की डेट में इंडिया में पुअर ज़्यादा है। द इनकम ऑफ पीपल हैज़ इंक्रीज ड्यू टू द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एंड अदर प्रोफेशन। तो 1950s की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमें फूड ग्रेन्स के लिए भी दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेबल रहना पड़ता था। अब आज की डेट में हम सेल्फ डिपेंडेबल हैं, पर जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है वो जो दो एंड है उसको एक करना है, दैट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि इंडिया में कितने लोग लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। पहले बिलो द पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। पीपल लिविंग द बिलो पॉवर्टी लाइन फेस द फॉलोइंग सिचुएशन: दे डू नॉट गेट प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड, लिव इन अनहाइजेनिक कंडीशन, are illiterate and deprived of medical facilities that children have to indulge into labor। तो ऐसी जो सिनारियो होता है जहाँ पे that person called the person living below the poverty line। तो ये नंबर हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है। 27 करोड़ पीपल आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। मतलब में 5 में से 1 इंडियन जो है वो पुअर है। यहाँ पे बहुत सारे डेटास भी हैं। द 7 लो इनकम स्टेट्स हाउस 62% ऑफ इंडियाज पुअर। 80% ऑफ इंडियंस पुअर लिव इन रूरल एरियाज। द लो इनकम स्टेट आर होम टू 45% ऑफ इंडियंस पॉपुलेशन। ठीक है, तो 45% लोग इंडिया में ऐसे वहाँ पे रह रहे हैं जो स्टेट की इनकम बहुत कम है। यहाँ पे और एक है, वो भी हम देखते हैं। नंबर ऑफ पुअर इन लो इनकम स्टेट इन मिलियंस। तो छत्तीसगढ़ में 10 मिलियन, राजस्थान में 10 मिलियन, मध्य प्रदेश में 24 मिलियन, उत्तर प्रदेश में देखिए 60 मिलियन लोग जो हैं वो पुअर हैं। बिहार में 36, झारखंड में 13 और उड़ीसा में 14। यहाँ पे और स्टेट वाइज मेरे पास है कि कहाँ कितने लोग पुअर है। तो देखिए परसेंट ऑफ पीपल इन पुअर्टी 0 to 10 यानी बहुत कम, यानी डेवलप स्टेट आप इसको बोल सकते हैं, जैसे पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, फिर 10 to 20% वो भी डेवलप में आ सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, ये सब 5.6, 17.1। 20 to 30% अगर पुअर्टी है तो वहाँ पे गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने पड़ेंगे। 30 to 40% में देखिए राजस्थान वगैरह आता है, और 40% अब तो वो देखिए MP, UP, बिहार और झारखंड, ये 4 स्टेट में सबसे ज़्यादा पुअर लोग इंडिया में रहते हैं। तो गवर्नमेंट
जब हर साल बजट डिक्लेयर करती है तो ये स्टेट के पीछे ज़्यादा एक्सपेंस करती है। अब यहाँ इतने सारे पुअर होने के बहुत सारे रीज़न है। एक तो वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, सेकंड वहाँ एजुकेशन का रेशियो इतना नहीं है, थर्ड लोग मैक्सिमम लोग रूरल एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे बेसिक फैसिलिटी नहीं है। तो ये सब जो है वो हमारी कंट्री के ग्रोथ के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट करता है। अब कॉसेस ऑफ पॉवर्टी देखने जाए तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ज़्यादा पॉपुलेशन होना, लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, वीक इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट नहीं होती है, करप्शन होता है, लेक ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड कॉलोनियल पास्ट, यानी पहले ब्रिटिशर्स रूल में जो हमने 200 ईयर्स स्पेंड किए तो एक मेंटालिटी वैसी सेट हो गई है, उसकी वजह से हम लोग एफर्ट नहीं करते हैं, हमारे अंदर करेज नहीं होती है, डेयरिंग नहीं होता है, एंड दिस ऑल जनरेट द पॉवर्टी। अब पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है, तो वही द पॉवर्टी थ्रेशोल्ड और पॉवर्टी लाइन इज द मिनिमम लेवल ऑफ इनकम deemed adequate in a given country. In practice, like the definition of poverty, the official or common understanding of the poverty line is significantly higher in developed countries than in developing countries. The common international poverty line has in the past been roughly $1 a day. In 2008, the World Bank came out with a revised figure of $1.25 at 2005 purchasing power parity. PPP। तो 2005 में इंटरनेशनल लेवल पे पॉवर्टी रेशियो का, जैसे हमारे यहाँ 1000 रुपीज़ सिटी एरिया में और 800 रुपीज़ रूरल एरिया में जो अर्न नहीं करता है उसको पुअर बोला जाता है, वैसे इंटरनेशनल लेवल पर अगर एक पर्सन की इनकम $1.25 नहीं है सो ही इज़ लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो ये है पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और टेररिज्म वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये याद रखना कि यही सब कॉन्सेप्ट 10th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स में भी वापस रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड ऑल द कंटेंट प्रॉपरली। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट देन यू कैन टेक्स्ट मी एंड आस्क मी योर क्वेश्चन। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, वॉश योर हैंड्स, वेयर अ मास्क, मेंटेन सोशल डिस्टेंस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली टू। God bless you. Thank you very much.